जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 16 लेकर आया हूं। जी हां, 1 से लेकर के 15 तक के प्रैक्टिस सेट का सोल्व किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 16 है और यह प्रैक्टिस सेट आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसे शुरू से अंत तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी नष्ट करवा दिया था। जी हाँ, यह पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट है कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शिव। जी हाँ, शिव जी के लिए समर्पित था चोल मंदिर। नेक्स्ट है 3 नंबर का। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे शुरू से अंत तक देखें, यह आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, तीसरा नंबर का प्रश्न है, सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, यह स्थित है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न कि यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधार में। जी हाँ, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ, तो गांधार कला में। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि अजंता चित्रकला किससे संबंधित थी। तो अजंता चित्रकला संबंधित थी गुप्त काल से, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का कि निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों, अपने आत्मकथा को स्वयं लिखने वाले जो मुगल बादशाह थे, मुगल सम्राट थे, तो वो थे बाबर और जहांगीर। जी हाँ, बाबर अपनी आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा नाम दिए, और यह जो थे कृष्णदेवराय वो भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। जी हाँ, बाबर बताया कि सबसे शक्तिशाली राजा जो कृष्णदेव राय थे उस समय का। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में किया था। तो अपनी आत्मकथा को लिखने वाले मुगल सम्राट बाबर और जहांगीर थे। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किया था, वह कौन था। तो दोस्तों, वह था जमोरीन। जी हाँ, वहाँ का स्थानीय शासक जमोरीन। यह 1498 ईस्वी में, जी हाँ, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा का कालीकट में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। तो राजा था उस वहाँ का जमोरीन, स्थानीय राजा। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और यह 1333 ईस्वी में आया था। जी हाँ, 1333 ईस्वी में। और इब्न बतूता कभी प्रश्न पूछता है कि किस देश के निवासी था, तो इब्न बतूता मोरक्को देश के निवासी था और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की शासन की व्याख्या जो किया वह अपनी पुस्तक रेहला में। जी हाँ, रेहला एक पुस्तक है इब्न बतूता का, उसी रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का वर्णन किया है। नेक्स्ट है 9 नंबर का। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था।
तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। जी हाँ, इसलिए ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। जी हाँ, और औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। जी हाँ, शाहजहां और मुमताज महल के बेटा हुआ जहांगीर, ये औरंगजेब, और इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन रहा औरंगजेब का, और मृत्यु हो गया 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट है 11 नंबर का। 11 में क्वेश्चन है कि NIN यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय हैदराबाद में स्थित। सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ अगस्त 1948 ईस्वी में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 13 नंबर का, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, उसके उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था। तो उप नवाब बना था मीरन। जी हाँ, मीरन को उप नवाब बनाया गया था। जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच, जब अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुआ दोस्तों, तो उसमें अंग्रेज जीत गया और ये बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गए, और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और मीरन को उप नवाब बनाया गया। नेक्स्ट है 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और यह चंपारण जिला में स्थित है। जी हाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। जी हाँ, पहले झारखंड और बिहार एक ही था, और यह 15 नवंबर 2000 को बंटवारा हुआ। तो झारखंड जब राज्य बना तो पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना। तो दोस्तों, यह बना 45.85। जी हाँ, 45.85 प्रतिशत क्षेत्रफल लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ। दोस्तों, पहले बिहार का यानी बिहार झारखंड जब एक ही था, तो उस समय यहाँ का क्षेत्रफल था 1,73,817 वर्ग किलोमीटर। 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। अब बचा है यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर। जी हाँ, 94,163 वर्ग किलोमीटर अब बचा है, यानी कि 79714 इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल लेकर के झारखंड राज्य बना, जो कि यह जो क्षेत्रफल है यह कुल क्षेत्रफल का 45.85% क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है 17 नंबर का। ये 17 नंबर का प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। तो दोस्तों, यह रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 का। जी हाँ, लाहौर अधिवेशन 1929 के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट 18 नंबर का कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध है किससे है। तो दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है, और इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान जब सफलता मिली तो वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था। तो दोस्तों, चौथ जो था एक प्रकार का कर था। जी हाँ, एक प्रकार का टैक्स था। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी। जी हाँ,
मुगल के विरुद्ध में शिवाजी कौन सी युद्ध नीति को अपनाए थे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा छापामार युद्ध। जी हाँ, छापामार युद्ध की नीति को शिवाजी ने अपनाए थे। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। जी हाँ, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सवाना चारागाह पाया जाता है अफ्रीका में। जी हाँ, अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को। जी हाँ, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न, एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। जी हाँ, ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण के कारण ही एशिया में वनों की कटाई अधिक से अधिक हो रही है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 25 नंबर का, यह 25 नंबर देखिए प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? जी हाँ, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम जैव विविधता। जी हाँ, अधिकतम जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? जी हाँ, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर का जो सीमा क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश को नहीं छूती है। और देखिए असम, भूटान, नागालैंड ये सब का सीमा जो अरुणाचल प्रदेश को छूती है। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा को तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा है जो घेरे हुए है, और एक तरफ जो है बांग्लादेश की सीमा नहीं है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस शहर को समुद्रीय तट स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शहर में समुद्रीय तट स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई शहर जो है समुद्री तट के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि भारत के दो सबसे अधिक समुद्र पारिस्थितिक कटिबंध यानी इको जोन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है 30 नंबर का कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वह होता है 22 दिसंबर को दोस्तों। जी हाँ, 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही नाम है पश्चिमी घाट। जी हाँ, ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, निम्न में से किसको यंग फील्ड माउंटेन, जी हाँ, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन यानी कि नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह पर्वत है हिमाचल यानी हिमालय पर्वत। जी हाँ, यहाँ हिमालय होना चाहिए, तो हिमालय पर्वत जो है यंग फोल्ड माउंटेन है यानी कि नवीन वलित पर्वत है। ऑप्शन सी हिमालय होगा। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। जी हाँ, हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यह जो है उड़ीसा में है। जी हाँ, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि यूएसए की टीवीए यानी कि टेनिस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में
यह है। जी हाँ, भारत में कौन सी ऐसी परियोजना है जो यूएसए की टीवीए परियोजना के जैसा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट है 35 नंबर का। 35 नंबर में कि निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त मलाई जीवमंडल फैला हुआ है? जी हाँ, अगस्त मलाई जीवमंडल फैला हुआ है, तो सही आंसर होगा केरल और तमिलनाडु में। जी हाँ, केरल और तमिलनाडु में अगस्त मलाई जीवमंडल क्षेत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट है 36 नंबर का। अवमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में क्या होती है? तो दोस्तों आंतरिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अवमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि विज्ञापन पर व्यय क्या कहलाता है? तो दोस्तों विज्ञापन पर व्यय बिक्री लागत कहलाता है। जी हाँ, बिक्री के लिए विज्ञापन किया जाता है और बिक्री के लिए जो लागत लगता है उसी को विज्ञापन पर व्यय कहा जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर नहीं है, देखिए यहाँ पर जितने भी दिया गया है आयकर, संपदा कर और निगम कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 39 नंबर का। 39 में कहता है पूर्ण बाजार स्थित तब स्थापित होती है जब। जब क्या इसका आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि जब बहु विक्रेता एवं बहु क्रेता विद्यमान होता है। जी हाँ, जब बहु विक्रेता एवं बहु क्रेता विद्यमान होता है तब उसी को कहा जाता है पूर्ण बाजार स्थिति। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि निम्न में से कौन सा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधार। जी हाँ, उधार जो है संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। जी हाँ। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा कौन सी नियुक्ति नहीं की जाती है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष की। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? जी हाँ, इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया है विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियुक्ति के द्वारा। जी हाँ, नियुक्ति के द्वारा होता है और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन जो होता है वह पद की नियुक्ति है। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है। जी हाँ, जब तक उनके पास, इसका सही आंसर होगा लोकसभा का विश्वास मत। जी हाँ, जब तक प्रधानमंत्री तब तक अपने पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास लोकसभा का विश्वास मत है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह है 25 वर्ष, इसलिए सही ऑप्शन है आंसर सी। नेक्स्ट है, और दोस्तों अगर प्रधानमंत्री के लिए आयु सीमा 25 वर्ष है लेकिन राज्यसभा के सदस्य के लिए जो आयु सीमा है वह 30 वर्ष है। नेक्स्ट है 47 नंबर का
कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इसमें राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो सही आंसर है चुनाव लड़ने का अधिकार। जी हाँ, चुनाव लड़ने का अधिकार यह राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमता निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है किसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। जी हाँ, राष्ट्रपति ही किसी भी व्यक्ति की सजा को कम करवा सकते हैं या उसे माफ भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है। मूल अधिकार में शामिल कौन सा नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़ताल करने का अधिकार। जी हाँ, हड़ताल करने का अधिकार यह मूल अधिकार में नहीं है। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि किस देश ने फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की। तो फांसीवाद की शुरुआत करने वाला जो देश है वह है इटली। जी हाँ, इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना किया था, जबकि जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना किया था। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि निम्नांकित में से कौन सा अति चालकता का पहला सिद्धांत है। जी हाँ, कौन सा जो है अति चालकता का पहला सिद्धांत है, तो वह है गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत। जी हाँ, गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत अति चालकता का पहला सिद्धांत है। नेक्स्ट है 52 नंबर का कि विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है कि यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। जी हाँ, जब विद्युत के कारण लगी आग को अगर जल से बुझाएंगे तो वह उससे करंट लग सकता है और जान जा सकती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 53 नंबर का 53 नंबर में दिया गया है कि जब जब दो अर्धचालकों को पी टाइप तथा एन टाइप प्रकार को एक साथ जोड़ा जाता है तो वे पी एन जंक्शन बनाती है जो इस प्रकार व्यवहार करती है। तब जब पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो वह पी एन जंक्शन बनाती है। तो वह किस प्रकार से कार्य करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिष्टकारी। जी हाँ, वह दिष्टकारी प्रकार से व्यवहार करती है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है वह क्या है। तो दोस्तों वह है ऑप्शन ए पीबी, यानी इसी को लेड कहा जाता है, यानी कि सीसा। तो सीसा मोटर कार से उत्सर्जित एक ऐसा प्रदूषक है जिससे मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है। जी हाँ, पाइराइट अयस्क के दहन से क्या उत्सर्जन होता है, तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। जी हाँ, भूरी हवा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, इसका सही आंसर है प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए। जी हाँ, प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए भूरी हवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का कि अनुबद्ध श्लेष्मा पदार्थ से ढके हुए आमाशय की आंतरिक परत का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका कार्य होता है म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 58 नंबर का वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है। जी हाँ, वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेम कोशिका। नेक्स्ट है 59 नंबर का हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है। जी हाँ, कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिका में। जी हाँ, और दोस्तों इसके अंदर मस्तिष्क कोशिका के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। जी हाँ, 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि पर्ण आकृति की कांगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है। जी हाँ,
पर्ण आकृति की कॉन्ग्लोमेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर तिलचट्टा में। जी हाँ, नर तिलचट्टा में पाया जाता है कॉन्ग्लोमेट ग्रंथि। नेक्स्ट है 61 नंबर का। यह 61 में दिया गया है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? जी हाँ, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु एमजी रानाडे को मानते थे। जी हाँ, प्रश्न आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह थे गुरु एमजी रानाडे। नेक्स्ट है 62 नंबर का कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। पहली बार भारत कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1908 ईस्वी में। जी हाँ, 1908 ईस्वी में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। यह एक ऐसा कमीशन था जिसका गठन 1919 में ही किया गया था और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। जी हाँ, साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे वे सभी कमीशन अंग्रेज थे, इसलिए यहाँ के लोगों ने इस कमीशन का विरोध किया। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। भारतीय इतिहास से संबंधित किस लिए है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग त्रासदी से। जी हाँ, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटित हुआ और यह जो है रॉलेट एक्ट के कारण यह जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुआ था। और इस घटना में जनरल डायर जो था वही आदेश दिया था गोली चलाने का। प्रश्न आता है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? वह था जनरल डायर। नेक्स्ट है 64 नंबर का कि INA, जी हाँ, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का जो उपज था वो किसके दिमाग में ये बात आई थी? तो दोस्तों यह उपज आई थी कैप्टन मोहन सिंह के। जी हाँ, कैप्टन मोहन सिंह ही इसके संस्थापक हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 65 नंबर का कि सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद शहर में। नेक्स्ट है 66 नंबर का कि सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मजदूरों ने। जी हाँ, जब 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी जब सत्याग्रह चलाए थे तो उसमें मजदूरों ने काफी संख्या में भाग लिया था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 67 नंबर का। 67 नंबर में दिया है 21 अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। जी हाँ, कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था तो होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन सफलतापूर्वक किए थे। नेक्स्ट है 68 नंबर का कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर, जी हाँ, हिंदू और मुसलमानों के एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता को कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कहे थे कि 100 वर्षों में पुनः ऐसा प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी ही ऐसा देखे थे कि हिंदू मुस्लिम का जो एकता है वह 100 वर्षों में पुनः ऐसा प्रस्तुत नहीं होगा। नेक्स्ट है 69 नंबर का। 69 में दिया गया कि असहयोग आंदोलन की स्थापना संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। यह सही क्रम क्या है? तो देखिए इसमें दिया गया है कि चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया,
गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया और गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ दिया गया जो क्रम है बिल्कुल इसी क्रम में होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 70 नंबर का। 70 नंबर में दिया गया कि रॉलेट एक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, इसका क्या लक्ष्य था? तो दोस्तों इसका लक्ष्य था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जी हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। और रॉलेट एक्ट के तहत ऐसा नियम था यह कि जो भी व्यक्ति पर सिर्फ शक होता था कि यह अंग्रेजों के लिए घातक है और अंग्रेजों के विरुद्ध यह षड्यंत्र कर रहा है, तो बिना किसी सबूत के उस व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ सभी जनता रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है 71 नंबर का कि सौर वर्ण क्रम सम्मिलित रूप है। जी हाँ, सौर वर्ण क्रम का सम्मिलित रूप क्या है? तो देखिए एक में कहता है कि प्रकाश, दो कहता है कि लघु तरंग विकिरण और तीन है दीर्घ तरंग विकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों। जी हाँ, 1 2 3 सभी, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 72 नंबर का तापकालिकता में तापकालिकता का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जी हाँ, तापकालिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है ऑप्शन बी कि तापकालिकता से तात्पर्य दिन रात के ताप क्रम में अंतर से है। जी हाँ, दिन और रात के ताप क्रम में जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है तापकालिकता। नेक्स्ट है 73 नंबर का। 73 नंबर का प्रश्न है कि किसी तंत्र की स्वनियमन अर्थात स्व अस्तित्वन की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए। जी हाँ, किसी तंत्र की स्वनियमन अर्थात स्व अस्तित्वन की क्षमता के लिए कौन सा एक पद होगा? तो दोस्तों इसके लिए एक पद है समस्थापन, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि निम्नलिखित कथन के लिए उपयुक्त पद का चयन करें। जो कथन दिया गया उसके लिए उपयुक्त पद कौन सा है? तो कथन दिया गया कि वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न या बंधा रहता है तथा जिसे दबाव के रूप में परिमाणित किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो इसके लिए सही शब्द है जल विभव, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि अपघटन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही क्रम का निर्धारण कीजिए कि सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही क्रम है विखंडन, निश्चालन, अपपाचन, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 76 नंबर का। 76 में दिया गया है कि विभिन्न कोशीय स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा के प्रवाह को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 77 नंबर का। यह 77 नंबर का प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है। जी हाँ, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य क्या होता है? तो मनुष्य होता है उपभोक्ता। जी हाँ, उपभोग करने वाला, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 78 नंबर का कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका सही आंसर है पादप प्लवक से। जी हाँ, तालाब में पहले पादप प्लवक होता है और पादप प्लवक को छोटी मछलियाँ खाती है और छोटी मछलियाँ को बड़ी मछलियाँ खाती है। तो इस प्रकार से जो तालाब में जो आहार श्रृंखला का जो निर्माण होगा खाद्य श्रृंखला का, तो वह पादप प्लवक से होगा। नेक्स्ट है 79 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपशिष्ट की पुनरावर्तन। नेक्स्ट है 80 नंबर का कि खाली स्थान का अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना। जी हाँ, खाली स्थान में क्या होगा, यानी कि किसका अर्थ है कि पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना। इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन देता है
जी हाँ, वहन क्षमता, पारिस्थितिकी फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, अवशोषण क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा अवशोषण क्षमता। नेक्स्ट है 81 नंबर का, संधारणीय विकास लक्ष्यों को किस अन्य रूपों में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एजेंडा 30। जी हाँ, एजेंडा 30 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 82 नंबर का, कि बाल मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? किसका लक्ष्य था कि बाल मृत्यु दर घटाने की? इसका सही आंसर हो जाएगा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG। नेक्स्ट है 83 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है? जी हाँ, कौन सा प्रावधान है जो सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना या नियंत्रित करना और समाप्त करना। नेक्स्ट है 84 नंबर का, कि गैर नवीकरणीय संसाधनों के समूह को चुनिए। जी हाँ, इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों, गैर नवीकरणीय संसाधन है प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फॉस्फेट। नेक्स्ट है 85 नंबर का, कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं? तो ओजोन छिद्र जो सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं वह दिखाई देते हैं ध्रुव पर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 86, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों, यह पारित किया गया था 1987 में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है 87 नंबर का, कि एक सामान्य जल संपर्क रोग सिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो यह सिस्टोसोमियासिस जो फैलाता है वह है सेरिकेरिया। जी हाँ, सेरिकेरिया के द्वारा फैलता है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट 88 नंबर का प्रश्न है कि गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, गैलेथिया जो है अंडमान, ये ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट है 89 नंबर का, 89 में दिया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जी हाँ, वनों को बचाने के लिए, वनों को सुरक्षित रखने के लिए वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न 9 नंबर का, कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है राजस्थान में, इसके सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, ये था आज का 90 प्रश्न सामान्य अध्ययन का। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।